अलीगढ़ में मोदी योगी की चुनावी हुंकार, सीएम योगी का बसपा और कांग्रेस पर हमला, रामकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को वोट के लिए तरसा दे, इस बात का जिक्र। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा। अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के 8 बूथों पर 24 अप्रैल को दोबारा वोटिंग। केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने 75,000 जुर्माना लगाया। पूछा, वो मदद नहीं चाहते तो आप होते कौन? अखिलेश ने लालू यादव के दामाद तेज प्रताप को दिया टिकट। कन्नौज से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बलिया से सनातन पांडे को दिया गया टिकट। व्यास जी की तय कहानी की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने पर रोक की मांग, मामले में आज होगी सुनवाई। और यूपी बिहार में चलेगी हीट वेव। एमपी छत्तीसगढ़ में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार। झारखंड में टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं की न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में कुछ अहम बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 अप्रैल को मुरैना दौरे पर पहुंचे और करीब सुबह 10 बजे पहुंचे जनसभा को संबोधित करेंगे। पहुंचेंगे मुरैना के एसएफ ग्राउंड में ये चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। शिव मंगल सिंह तोमर को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में चुनावी जनसभा संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन। तैयारियों को लेकर देखा जाए तो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है। कमिश्नर और आईजी सहित अन्य आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे, जायजा लिया कार्यक्रम स्थल का और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 अप्रैल को मुरैना दौरा और यहां पर जनसभा को करीब सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। मुरैना के एसएफ ग्राउंड में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। शिव मंगल सिंह तोमर हैं बीजेपी से प्रत्याशी, मुरैना लोकसभा सीट से। बढ़ते आगे, इसी बीच बागपत से अहम खबर। लोकसभा से कल 2 दिग्गज नेताओं का आगमन। बड़ौत विधानसभा में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के पक्ष में जनसभा संबोधित की जाएगी। विधानसभा सिवाल खास में पहुंचे अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा के पक्ष में जनसभा आयोजित की गई है, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो चुनावी प्रचार प्रसार है उसमें तेजी देखने को मिल रही है और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण होना है। इसको लेकर इंडिया विपक्षी दल समेत, इंडिया गठबंधन समेत वो तमाम दल और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। तो बड़ौत विधानसभा पहुंचेंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा सिवाल में अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के समर्थन में ये सभा संबोधित की जाएगी। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल के पक्ष में वोट की अपील। इस चुनावी जनसभाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सपा ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। बलिया से सनातन पांडे लोकसभा के प्रत्याशी हैं और कन्नौज से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बेहद अहम सीट है ये कन्नौज सीट। आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, क्योंकि लगातार पहले जो कयासबाजी निकलकर सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी यानी कि चुनावी मैदान में
ताल ठोक सकते हैं, लेकिन उन तमाम अफवाहों को विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और सबसे अहम जो उम्मीदवार हैं कन्नौज से, जो लालू यादव के दामाद और मुलायम सिंह के पौत्र हैं, बलिया से सनातन पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो खुशबू वाले कन्नौज सीट से मुलायम और अखिलेश का एक तरीके से ये गढ़ माना जाता रहा है। देखा जाए जिस तरीके से डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद अब बीजेपी का कब्जा है और ये जीत क्या एक बार फिर से दोहराएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अब यहाँ पर कन्नौज से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें 1990 से लेकर जो कन्नौज सीट रही है वो सपा का ही दबदबा यहाँ पर देखने को मिला है और बीजेपी सिर्फ 2 बार से जीत हासिल कर सकी है। खबर कुरुक्षेत्र के शाहबाद से है, जहां निजी कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। कहा अभी नवीन जिंदल पर आरोप तय नहीं और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जो पार्टी 10 साल तक संगठन नहीं बना पाई, प्रत्याशी कहां से लाएगी। कहा अधिक बोली लगाएंगे और उसे कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी जो अधिक बोली लगाएगा। नवीन जिंदल ने इस बात का जिक्र किया। नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनका केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। अगर आने वाले समय से कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आगे क्या निर्णय लेना है वो पार्टी देखेगी। जब है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सकता कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, पटना प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है, तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले ले। खबर मोगा से है, जहां पर कस्बा बाघा पुराना के मुदकी रोड पर बने 3 घरों में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और आग से सब कुछ जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर के मालिक ने कहा कि हम बेहद गरीब हैं, दिहाड़ी पर अपना परिवार चलाते हैं और परिवार ने सरकार से मदद की अपील की है। तार टुट गई महाराज, बिजली तार टुटन कार बहुत बुरा हाल से साथों बुझाउण से अग नहीं आई है ते वो गड्डी अग बुझाउण वाली वो भी नहीं आई छेती। अभी साडे घरां दा पानी भी मुक गया, बाल्टियां 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 सारा पानी मुकाता, सब घर पसम ही हो गए मान लो। मेरे भरावां दे घर हैगे दोने मच गए, कुछ नहीं बचिया हैगा, कुछ भी नहीं बचिया, कोई भांडा नहीं, कोई टिंडा नहीं, कोई चीज नहीं, कोई वस्त नहीं, कोई लैण नहीं देण नहीं। अरब दा वास्ता गरीब आदमी हैगे। माता किन्ने वारी गल है ये? 3:30 बजे दी, ये 3:30 बजे दी गल हैगी ते कोई इत्थे कोई अग नहीं भंग नहीं पता नहीं हैगा। यमुनानगर में स्मैक मिलने का ये पहला मामला नहीं है, जब पिछले काफ़ी समय से यमुनानगर से जिला के अलग अलग इलाकों से स्मैक बेचते दर्जनों जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। इनमें से महिलाएं भी शामिल रहीं और यमुनानगर जिला के पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल सहित कई एजेंसियां जो हैं नशे के कारोबार पर नज़र बनाए हुए हैं। बार बार इस संबंध में लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का व्यापार जो है वो लगातार घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 लोगों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 420 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसकी कीमत बाजार में करीब 20 लाख आंकी जा रही है। टीएमसी जो टीम है उसके द्वारा इंस्पेक्टर रविकांत के दिशा निर्देशों से कल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। उनसे करीब 420 ग्राम जो हेरोइन है वो बरामद की गई है, जिनमें से एक आरोपी योगेश उर्फ मच्छर और दूसरा राशिद, इन दोनों को हिरासत। जैसे जैसे ही गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आगजनी के मामले में भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और मामला यमुनानगर का है, जहां पर जोड़िया
मंडेबर रोड स्थित एक स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई। इसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि फिलहाल इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन इस स्क्रैप में आग लगने से चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। जैसा कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे को कॉल आई थी कि जोड़िया से मंडेबर रोड पे कबाड़े में आग लगी हुई है रोड पर। तो यहाँ आकर पता लगा कि स्क्रैप का गोदाम है, उसमें आग लगी हुई थी और ये बता रहे हैं कि सुबह से आग लगी हुई है। बट हमारे पास जो कॉल आई है वो नियर अबाउट 5:30 के करीब आई है। ये मौके पर आएंगे, मतलब आग कंट्रोल में है, लेकिन वो उसको स्क्रैप है, स्क्रैप को उखाड़ना पड़ेगा। उसके लिए जेसीबी बुलाई गई है, उखाड़ के और पूर्ण रूप से बुझाया जाए। के बाद आग पर बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। यमुनानगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव खारवन में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 9 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई और मां उसकी हालांकि उसकी मां को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने बताया कि वो अपने बच्चे के साथ पैसे लेने के लिए ठेकेदार के पास जा रही थी और जैसे ही वो समता योग आश्रम के पास पहुंची तो पीछे से तेज रफ्तार से चालक ने उसे टक्कर मार दी और उसका 9 साल का बच्चा भी उसकी चपेट में आ गया और कार चालक मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद बच्चे को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कितने आपका बेटा कितने साल का था? 8 साल। क्या नाम है उसका? क्या बात? एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर? आप कहाँ जा रहे थे? पैसा लेने जा रहे थे। कितना बड़ा है आपका बेटा? 8-9 साल का। तो कौन मार के चला गया? पता नहीं, कार वाला मारा है। कितने आपका बेटा कितने साल का था? 8 साल। क्या नाम है उसका? क्या बात हुई थी? एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर? बढ़ते आगे, सिविल अस्पताल में पिछले दिनों होशियारपुर में तैनात ईएसआई अस्पताल के एसएमओ और के साथ मारपीट हुई थी और आपको बता दें इससे नाराजगी जाहिर करते हुए डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे कामकाज बंद रखा और होशियारपुर में ईएसआई अस्पताल में एमओ और डॉक्टर और सुनील भगत पर हमला करने के रोष में पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने पंजाब में हड़ताल का ऐलान किया और एसओ पंजाब प्रधान डॉक्टर गगनदीप सिंह सिंधु ने बताया कि घायल डॉक्टर लुधियाना
डीएमसी में वेंटिलेटर पर है। गेट में रैली करके सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त करेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया। और लेकिन दूसरी ओर ज्यादातर लोगों को हड़ताल के बारे में पता नहीं था और इसी के तहत सिविल अस्पताल के ओपीडी काउंटर पर विभिन्न डॉक्टर से जांच करवाने के लिए पहुंचे और मरीजों की लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई नजर आई। दूसरी ओर डॉक्टर के चैम्बर के बाहर भी मरीज बैठकर डॉक्टर का इंतजार करते हुए नजर आए। कई मरीजों ने कहा कि पिछले कई दिनों से सिविल अस्पताल में अपनी जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं और सरकारी छुट्टी होती है तो कभी डॉक्टर नहीं मिलता तो कभी छुट्टी की वजह से जांच नहीं हो पाती। ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਭਗਤ ਦੀ ਈਐਸਆਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪੀਡੀ ਆਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਐਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬਲੌਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ कितनी बच्ची है वो बड़ा दिया कितनी बच्ची है वो बड़ा दिया सामने आ गया और आपको बता दें मारपीट से नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त के होने के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये मोगा का सरकारी अस्पताल ये बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि लगातार जो मरीज हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर अपनी जांच को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और घंटों इंतज़ार करने के बावजूद भी वो उनकी जांच नहीं हो पाती है। इस बात को लेकर भी मरीजों में नाराज़गी है और आम जो जनता यहाँ पर पहुँच रही है, अस्पताल में जो मरीज पहुँच रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कभी अस्पताल की छुट्टी होती है तो कभी डॉक्टर टाइम पर मौजूद नहीं होता और ऐसे ही लंबी लंबी कतारों में हर रोज़ हर एक मरीज को यहाँ पर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और बावजूद इसके जो इलाज है वो समय रहते मुहैया नहीं हो पाता, ना ही जांच हो पाती है। तो वो ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर जो बड़े बड़े दावे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किए जाते हैं वो फिलहाल खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई का, जहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। इस बार इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर अलॉट हुए, 2 घर। बताइए ये इंदिरा आवास योजना घर मैं किसको दूं? मैं कहता था भैया तू ही रख ले, मैं मेरे किस काम का।
एक अनार 100 बीमार। कहां ले जाऊंगा ये इंदिरा की आवास योजना? कहां दूंगा, किसको दूंगा? आज मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के घर बना करके दिए, 4 करोड़। बघेल साहब, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक एक पंचायत में 40-40 मकान बने हैं, एक एक पंचायत में। और वो भी कैसे? पक्के मकान, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, साथ में किचन, और किचन में गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन, साथ में टॉयलेट, साथ में कोर्टयार्ड। 4 करोड़ मकान बनाए हैं। और अभी संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा है 5 साल के अंदर मैं 3 करोड़ पक्के घर और बनाऊंगा, 3 करोड़ घर, ताकि कोई गरीब बिना घर के ना रह जाए, कोई बिना घर के ना रह जाए। मैं चर्चा करना चाहूंगा उज्ज्वला योजना की। आज 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन मिला। मैं गांव से आता हूं, मेरी बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, लकड़ी काटने जाती थी, लकड़ी काट के बोझा सर पर लेके आती थी। कच्ची लकड़ी होती थी, गीली लकड़ी होती थी, उससे चूल्हा जलाती थी, और उस चूल्हे से वो 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छाती में लेती थी। फेफड़े खराब हो जाते थे। आज 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दे दिया गया। टक से लाइटर जलाती हैं और 5 मिनट में चाय बनाती हैं, आधे घंटे में भोजन बना करके उनका सशक्तिकरण हुआ है। मैं बात करना चाहूंगा जल जीवन मिशन की। 11 करोड़ बहनों को हर घर नल, हर घर जल। बघेल साहब, मैं आपको क्या बताऊं, गर्मी में एमएलए था, गर्मी में गांव घूमना मुश्किल होता था। बहनें घेर लेती थी, खाली घेला रख देती थी मेरे सामने, बोलती थी ये है तेरा पानी। 3-3 घंटे मेरे को जाना पड़ता है बावड़ी में, कुएं में, और पानी लाना पड़ता है। 3 घंटे मेरे जाते हैं। आज हर घर नल, हर घर जल, और 36 लाख कनेक्शन, 11 करोड़ कनेक्शन देश में दिए, 36 लाख कनेक्शन आपके छत्तीसगढ़ में दिए, और उसमें भी 2,30,000 कनेक्शन भिलाई में दिए, भिलाई के गांव में दिए। इस तरीके की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत, 5 लाख का हेल्थ कवर। आप भी तो लंबे समय से राजनीति में हैं। चंदूलाल साहू जी हमारे सांसद होते थे, राजीव जी हमारे नेता होते थे, भाई साहब हमारे संभालते थे। उस समय क्या होता था? आप चिट्ठी लिखते थे, मेरे इलाके के आदमी का बाईपास होना है, इसका वेल्व लगना है, इसकी स्टंट लगने हैं, और इसके लिए 2 लाख रुपए लगेगा, 2.5 लाख रुपए लगेगा, 1.5 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आप अपील करते थे। आज 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर 55 करोड़ की जनता को देने का निर्णय किया, और 55 करोड़ की जनता को मिल रहा है। भाई जरा शांत हो जाओ। शांत हो जाइए। 55 करोड़ लोगों को, मेरी बात सुनिए, इधर ध्यान दीजिएगा। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मोदी जी ने तय किया है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, जब इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस नहीं देती है, 70 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर आमदनी का व्यक्ति, उसको मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत में
5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमारी पार्टी के लोग सब घर में जाएंगे, 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का फॉर्म भराएंगे और 4 जून के बाद 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, आज भारत 10वें नंबर से उठकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। आप विजय बघेल को दोबारा भेजना और मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे 2027 में। भारत, नोट कर लो मेरी बात, और पत्रकार बंधु विशेष करके नोट कर ले, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात की हम तैयारी करेंगे। मित्रों, भारत आज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमारा 4 गुना बढ़ गया है। भारत में आज पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। दवाइयों में दुनिया को डिस्पेंसरी बन गई है भारत, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की डिस्पेंसरी। सारी दुनिया को भारत आज दवाई दे रहा है और सबसे सस्ती और असरदार दवाई भारत दे रहा है। 138% गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है दवाई का। ये बदलता भारत है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। आज 10 साल पहले आपके मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन। तो 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगी हुई है। और जेपी नड्डा को आप सुन पा रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। बीजापुर से अहम खबर सामने आ रही है। आईईडी की चपेट में आकर ग्रामीण की मौत हुई है। माओवादियों के लगाए गए आईईडी की चपेट में आने की वजह से ये मौत है। जंगल में लकड़ी काटने के लिए ये ग्रामीण गया हुआ था और गंगालोर थाना क्षेत्र के मोतवेंडी के जंगलों का ये मामला सामने आ रहा है। एक ग्रामीण शिकार हो गया। तो गंगालोर थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर आईईडी की चपेट में आने की वजह से ग्रामीण की मौत। माओवादियों के लगाए हुए ये आईईडी थे और एक ग्रामीण इसकी जद में आया। जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था। बीजापुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। माओवादियों के लगाए हुए आईईडी की चपेट में आने की वजह से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था ये ग्रामीण। गंगालोर थाना क्षेत्र के मोतवेंडी के जंगलों का ये मामला सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी जनसभा में शामिल होने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना पहुंचे और जहां सिटी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी के समर्थन में वोट की अपील की। और इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 5 साल तक जनता को धोखा देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया। चुनावी सभा में महासमुंद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए नजर आए। बनाना
इसलिए मैं आप हमसे आग्रह करे बढ़ाया हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, आप के क्षेत्र के बेटी भी हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, जो आप के बीच में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज यहाँ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बसना में एक चुनावी सभा का आयोजन था, जिसमें तपती धूप के बाद भी भारी संख्या में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और मतदाता आए हुए हैं। सब में भारी उत्साह है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, भारी मतों से यहाँ से जीत के सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। स्वागत है मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान बरसते हुए नजर आए, जमकर निशाना साधा और साथ ही बीजेपी जो प्रत्याशी हैं रूप कुमारी, उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आए। तो लगातार 400 पार का जो लक्ष्य है, महासमुंद में चुनावी जनसभा के दौरान प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील। तो जुबानी जंग लगातार जारी है। इस चुनावी माहौल में अक्सर ये देखने को मिलता है और महासमुंद में ये जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर श्री विष्णुदेव जो साय हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आए। सीधे रुक करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर जफर इस्लाम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायबरेली से है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग पर नजर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मातहत सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास लगातार उनके द्वारा जारी है। रायबरेली से फिर एक मामला सामने निकलकर आया। प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। प्राइवेट अस्पताल के संचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी उनकी देखा जाए साठगांठ के चलते लगातार प्राइवेट अस्पतालों का ये जो अव्यवस्थित तस्वीर है ये सामने आ रही है। प्रशासन की नज़र इस ओर होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ये इनके फूफा का लड़का, वो उनकी माता जी हुआ है। भैया हुआ ये कि वाइफ के डिलीवरी होना था, तो इनके यहाँ से इलाज चल रहा था, दवा इन्हीं के यहाँ चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि समय पूरा हो गया है, तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो अपना इनको ले करके आए हम। तो इन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं पाएगा, सीजर होगा ये। तो हमने कहा जैसा आप उचित समझे वैसा, जो पैसा का था पैसा सब जमा कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा डॉक्टर अब आएंगे, हमारे दोपहर से लगाए रखे हैं 12 बजे से, अब आएंगे। फिर ऐसे करके 11, 12, 1, 2, 3, 4 शाम के बज गए, रात के बज गए 10। कोई 2 लड़के आए। उसके बाद फिर ये जो नीरज श्रीवास्तव यहाँ के संचालक हैं, इन्होंने खुद और किसी एक लड़के के साथ मिलके वो कर दिया ऑपरेशन, ठीक है। उसमें बच्चा मेरा जो है जब हुआ था तब सही था, इनके ऑपरेशन से जो हुआ है एक्सपायर हो गया है,
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग पर फोकस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ही मातहत इस पर पलीता लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक रायबरेली से फिर एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक फर्जी ऑपरेशन करके एक नवजात बच्चे की जान ले ली। फिलहाल जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को लगी, वो हरकत में आया। फिलहाल जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने या इस हॉस्पिटल में, जिसका नाम है सूरज रानी पॉली क्लिनिक के नाम से ये है यहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर उसने जिसका प्रसूता था उसने एडमिट कराया था, और उसका साफ तौर पर कहना था कि हमने यहाँ पर एडमिट कराया। और यहाँ के जो संचालक है नीरज श्रीवास्तव, उनका साफ तौर पर कहना था कि डॉक्टर अभी मौजूद नहीं है, डॉक्टर आने के बाद हम ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन जब डॉक्टर नहीं है तो उन्होंने ही फर्जी तरीके से ऑपरेशन कर दिया, जिससे मेरे बेटे की मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। रुक करते हैं अगली खबर का। बुलंदशहर क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की कसम खाई गई और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने और बसपा प्रत्याशी और गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। और सम्मेलन में बीजेपी पर लोगों को जातियों में बांटने का आरोप भी लगाया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने संसद को क्षत्रिय विहीन करने का भी बीजेपी पर आरोप लगाया। देखो, पहली बात तो ना ये सवाल बिल्कुल सरासर गलत है। न ये संवैधानिक है, न लोकतांत्रिक। देश में सरकार ठाकरों की नहीं है, देश में भाजपा की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार। ये जो आरोप लगाने वाले विपक्षी लोग जो आरोप लगाए हैं बार बार कि भाई ये ठाकरों की सरकार है, पिछली सरकारों को क्या कहते हैं, ये यादवों की सरकार है, कभी कहा दलितों की सरकार है, कभी कहा पिछड़ों की सरकार है। हम कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में कोई भी सरकार बनेगी तो वो सरकार भारत में बनेगी, प्रदेश में बनेगी। उसके बाद उस पर आरोप लगाएं और वो आरोप कहीं ना कहीं देश में फिर अराजकता का माहौल पैदा करे। इसमें गुजरात में आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में आप देख रहे हैं, हरियाणा में 9 मई को पूरे हरियाणा की पंचायत है और पूर्ण रूप से, क्योंकि वहाँ 25 मई का चुनाव है और 9 मई में ये घोषणा। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और कानपुर प्रेस क्लब के तत्वाधान में बीएनडी डिग्री कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस और पत्रकारों के साथ कॉलेज के कई छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली, लोकतंत्र के महापर्व के बारे में समझा और अपने मत का अधिकार क्यों जरूरी होता है और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने मौके पर उपस्थित रहकर सभी पत्रकारों, पुलिसकर्मियों और छात्र छात्राओं को लोकसभा 2024 के चुनाव के इस महापर्व में मतदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बीएनडी के प्राचार्य और डॉक्टर विवेक द्विवेदी ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, जेएमडी व डेंग नेटवर्क केबल के डायरेक्टर संजीव दीक्षित और कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी का बुके देकर सम्मानित किया गया। हमें लगता है इससे अच्छा हम लोग हर बार इस विषय पे गोष्ठी चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं कि शासन वो करे। प्रेस क्लब कानपुर के ओर से कॉलेज के परिसर में जो हमारे नौजवान साथी हैं, खास करके वोटर्स हैं, उनको प्रेरित करने के लिए व इन जनरल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए
मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया है और इसमें जितने भी नए छात्र भी नए वोटर्स हैं, इसमें छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको मोटिवेट किया है और इस मंच के माध्यम से पूरे कानपुर में मैसेज देने का प्रयास किया है कि वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें सभी लोगों को आह्वान किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आवामी जो हमारी लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा चुनाव, जिसमें 13 मई को कानपुर के अंतर्गत में मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, उसमें सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मताधिकार। बागपत में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना अनुमति रोड शो निकाल रहे थे और राजकुमार सांगवान सहित 150 कार्यकर्ताओं पर रोड शो के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि तेज ध्वनि से डीजे बजाना और रोड शो में 150 से अधिक ट्रैक्टर और गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। बागपत के खेकड़ा और जनपद मुख्यालय पर यह रोड शो निकाला गया था। तो बिना अनुमति के रोड शो पर यह केस दर्ज किया गया है और 150 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता इस रोड में शामिल हुए रोड शो में, उसको लेकर भी आपत्ति और एनडीए के प्रत्याशी पर यह केस दर्ज किया गया है। इस रोड शो की अनुमति आखिर प्रशासनिक अमले से क्यों नहीं ली गई, इसी आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया। और इसी बीच आपको खबर बता दें, गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से अहम खबर, फारूकनगर कस्बे में लगी भीषण आग। कस्बे में अज्ञात कारणों से आग लगी है। फिलहाल वजह क्या रही है स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच पड़ताल में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। तो फिलहाल अब आग लगने की वजह क्या रही ये साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस हादसे में एक बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इस बिंदु पर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है। तो थाना टीला मोड़ की ये घटना सामने आ रही है। गाजियाबाद से अहम खबर, और आग लगने की वजह से जो सामान था वो जलकर फिलहाल राख हो गया और एक बुजुर्ग दंपति की इस हादसे में जान गई। तो फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद से फारूकनगर में ये भीषण आग लगी और सारा सामान जलकर इस आग में राख हो गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और इस घटनाक्रम में इस हादसे में एक बुजुर्ग दंपति की भी मौत हो गई। आग किस वजह से लगी, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी घटनास्थल पर और
इस बिंदुओं पर जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। वजह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आग लगने का कारण क्या कुछ रहा है। तो आग में जो सामान झुलकर जो सामान आग की जद में आया, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है घटनास्थल पर। मौका मुआयना किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ नुकसान इस आग में हुआ है। बुजुर्ग दंपत्ति की भी इस हादसे में मौत हुई है और आग किन कारणों से लगी, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जाएगी और जांच पड़ताल के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। जयवीर मावी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयवीर, क्या वजह साफ हो सकी कि आग किस वजह से लगी थी? देखिए, आपको बता दें कि थाना टीला मोड़ के फर्रुखनगर कस्बे का ये मामला है, जहाँ पर एक जो मकान था उसमें बुजुर्ग दंपत्ति थी जहाँ पर आग लगी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर जांच की है। आग लगने का जो कारण है अभी तक बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल जो बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण यहीं पर आग लगी है। वहीं जो कमरा था, जिस कमरे में बुजुर्ग दंपत्ति थे, वहां पर भी आग का बंडल मिला है जो पिघला हुआ था। यानी कि कहा जा सकता है कि अधजला तार है, जिसके कारण दम घुटने के कारण दंपत्ति की मौत हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ एसीपी शालीमार गार्डन और एसीपी साहिबाबाद बॉर्डर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कई तरह से जांच की जा रही है, लेकिन जांच के बाद यहाँ पर अभी एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है। तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। बिल्कुल जयवीर, तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है घटनास्थल पर और जांच पड़ताल की जा रही है, मौका मुआयना किया जा रहा है। इस घटनाक्रम में अगर देखा जाए जयवीर, तो लगभग नुकसान का अगर आकलन किया जाए, क्या कुछ नुकसान की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ी जो नुकसान है वो 2 जान जा चुकी हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वही जो मकान है उस मकान का भी कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते जो दीवार पर टाइल लगी हुई थी, वो दीवार की जो टाइल है वो टूटी हुई है। और जो पड़ोसी थे उन्होंने इस मकान के दरवाजे को तोड़कर इन लोगों को बाहर निकाला। कोशिश की गई थी कि इन लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। बिल्कुल, फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? देखिए, अभी तक की जांच की बात करें तो पुलिस अधिकारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो आग लगने के कारण है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट ही माने जा सकते हैं। बाकी विस्तृत जांच की जा रही है कि आखिर क्या कोई और भी वजह हो सकती है। तमाम पहलुओं पर पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो नुकसान हुआ है, साथ ही उसका आकलन करने के साथ साथ जो देखा जाए वजह जो निकलकर सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी है और बुजुर्ग दंपत्ति के इस हादसे में मौत हुई है। इसी बीच आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। तो 400 पार का ये लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा सकती है। पार्टी के महामंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। आगामी चरणों को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि पहले चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है, 6 चरणों का जो मतदान है अभी बाकी है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी लिहाज से ये जो बैठक है बेहद अहम। इसमें आगामी चरणों को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी
और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी होगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का